हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से जीके जीएस का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूपी होमगार्ड, यूपीपी, यूपीएसआई जिसका एग्जाम आपका मार्च में लगा हुआ है, या फिर आने वाली भर्ती लेखपाल का एग्जाम आपका, या जीके जीएस जो है सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक नए सेशन की, जहां पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे, वो भी विस्तार रूप से हम लोग एक एक व्याख्या इनका देखेंगे। और यहाँ पर 20 प्रश्न ही नहीं, कहने को 20 प्रश्न है, लगभग आपको मैं ऐसे 100 टॉप क्वेश्चंस करा दूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, जैसा आप लोग पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं कि बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इनका अध्ययन कर रहे हैं, व्याख्या वगैरह कर रहे हैं। बस आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप लोग जो है हमारा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियोस अगर आप लोगों को ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग जो है शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड लोगों के लिए भी, आप लोग शेयर करें ताकि वो लोग भी अध्ययन कर पाए और बेहतर अध्ययन यहाँ पे हम आपको कराएंगे जीके जीएस का। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की। और हमारा जो पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, ये आप लोग देख पा रहे हैं कि पहला प्रश्न जो है स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, और आप लोग इसको जो है पढ़ें और इसका आंसर दें। पहला प्रश्न जो है, दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां आपको बताना है, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, क्या यह सही है? उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। विकल्प 3 जो है, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? आपको बताने कि जो कथन दिए हैं इनमें से कौन सा कथन सही है, उसका चयन करना है। तो क्या सही है? तो यहां पर जो पहला विकल्प है, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, यह विकल्प आपका सही है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों की बात इन्होंने नहीं की है और ना ही उन्होंने सामाजिक बुराइयों की बात की है। जो बल दिया है वो आर्थिक शोषण के रूप में दिया है कि जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटेन की सरकार है, किस तरीके से भारतीयों का शोषण कर रही है, उस पर बल दिया। तो विकल्प हमारा जो सही हो जाएगा वो पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प पहला सही होगा, अर्थात केवल एक सही होगा। दादा भाई नौरोजी के विषय में और भी चीजें अगर जाननी है तो क्या इनको जो है वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने जो आर्थिक शोषण की बात की है वो किसने की है? अपनी रचना, इनकी एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह इन्होंने पुस्तक लिखी है, और कब लिखी है तो बताएंगे, 1901 में लिखी है। इसी में इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, और सिद्धांत का क्या है? धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया है, जिसे धन निष्कासन का सिद्धांत भी कहते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये भारतीय राजनीति के वयोवृद्ध पुरुष हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष कब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं? ये कब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं तो बताएंगे। कांग्रेस का अधिवेशन 1886 कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष 1893 और 1906, ये 3 जो है कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं जहां पर इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। किसकी? आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को बेहतर लगा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। ओके, चले हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है। यहाँ छोटा नागपुर का पठार जो है किस संसाधन से समृद्ध है? क्या उपजाऊ मृदा के लिए, खनिज कुशल, या फिर जल विद्युत के लिए? तो छोटा नागपुर का पठार जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्या बताएंगे? यह जो है खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है प्रमुख रूप से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं तो बताएंगे आप लोग। ग्रेनाइट एवं नीस जो है प्रमुख रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अन्य भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज संसाधनों से समृद्ध प्रदेश माना जाता है। यहाँ से छोटा नागपुर पठार से एक नदी
बहती है जिसका नाम है दामोदर। दामोदर नदी, दामोदर नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर यहाँ से बहती है। कैसे? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को ये बात क्लियर रही होगी। ठीक है, इसका आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझा होगा। जो पठार है इसकी एवरेज औसत ऊंचाई की अगर बात करें, यह जो है इसकी औसत ऊंचाई छोटा नागपुर पठार की है, औसत ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो यह लगभग जो है 700 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लेते रहें। चले अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? क्या पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को, पाक खाड़ी और पाट जल संधि को, या मन्नार की खाड़ी पाक खाड़ी को, या फिर कुमारी अंतरीप और मन्नार की खाड़ी? तो यहाँ कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सेतु समुद्रम परियोजना जो है किसको किसको जोड़ती है? तो क्या बताओगे कि सेतु समुद्रम परियोजना जो है ये मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। इसका विकल्प जो है सी सही होगा। कहां? तो ये बताएंगे तमिलनाडु में। सेतु समुद्रम परियोजना जो है तमिलनाडु सरकार ने शुरू की थी। कब शुरू की थी भाई? फरवरी 1997 में। कब शुरू की थी? फरवरी 1997। उस समय जो है इसका प्रबल विरोध भी किया गया था, लेकिन ये जो है सफल रूप से चल रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 4 निम्नलिखित में कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन है? तो आप लोग कौन सा बताएंगे? क्या अन्नामलाई है, शिवालिक है, अरावली है, या फिर विंध्य पर्वत श्रेणियां हैं? कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणियां हैं? आप लोग बताएं, आंसर करें। तो यहां पर विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो आप बताएंगे सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो है वो शिवालिक है। ठीक है, सबसे नवीन। अगर नवीन या फिर बलित पर्वत की बात की जाए तो बताएंगे हिमालय रेंज जो है नवीन और बलित पर्वत है। इसी की ये जो है इसी की शाखा है, इसी का भाग है शिवालिक, जो कि इसमें भी सबसे नवीन है शिवालिक। ठीक है, सबसे नवीन है। ठीक है ना? क्लियर है? जिसे शिवालिक को क्या कहते हैं? उप हिमालय भी कहा जाता है। उप हिमालय, क्लियर है ना? उप हिमालय जो है भी इसे कहा जाता है, या फिर इसे और भी कहा जाता है बाह्य हिमालय। ठीक है, इसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो बताएंगे आप लोग इसको, शिवालिक को। ठीक है, अगर इसकी शिवालिक की औसत ऊंचाई की बात की जाए, औसत ऊंचाई की बात की जाए तो ये 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक जो है इसकी औसत ऊंचाई है। इसका अगर विस्तार की बात की जाए तो विस्तार इसका कहां से है? पंजाब से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। ठीक है, हिमालय का विभाजन अगर देखा जाए, हिमालय श्रेणी का विभाजन, हिमालय श्रेणी या श्रृंखला का विभाजन की बात की जाए, विभाजन किधर? दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की बात करें तो हम लोग कहें दक्षिण से उत्तर की बात की जाए तो किन किन श्रेणियों में बांटा जाता है? पहले शिवालिक, फिर लघु हिमालय, फिर लघु हिमालय के बाद आता है महान हिमालय, और उसके बाद जो आता है वो आता है ट्रांस हिमालय, या जिसे हम लोग ट्रांस हिमालय, जिसे हम लोग पार हिमालय भी कहते हैं। क्या? पार हिमालय। ठीक है, क्लियर है ना? पार हिमालय भी इसे कहा जाता है। क्लियर हुआ? यहां तक आप लोग बेहतर समझ पाए होंगे, उम्मीद करते हैं। और बहुत ही बेहतर सेशन है। आप लोग वीडियो पर आए हैं तो आप लोग इसको पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा जो है लगेगा, आपको बेहतर जानकारी प्राप्त होगी, बेहतर कंटेंट है, आपकी परीक्षा उपयोगी है। तो आप लोग इसको पूरा वीडियो जरूर देखेंगे, स्किप नहीं कीजिए। आप लोग, ये हमारी गुजारिश है, आप लोग हमें अपना कीमती वक्त दें। आप लोगों को बहुत ही बेहतर चीज मिल रही है और मिलने वाली है। ठीक है, देखिए आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे हैं और मेरा मानना है आप लोग बहुत ही बेहतर अध्ययन कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे होंगे, बहुत अच्छा अध्ययन कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे आशा करता हूं और गुजारिश करता हूं कि आप लोग जो है हमें अपना कीमती समय जरूर दें। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 क्या है? प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? 73वें संविधान संशोधन में कौन सम्मिलित है? क्या क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत,
ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, तो इनमें से कौन होगा? क्या 1 2 3 4 होंगे? 1 2 3 इस तरीके से आपको विकल्प देना होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो कहेंगे कि जो 73वां संविधान संशोधन जो है, 73वां संविधान संशोधन, अगर आपसे पूछा जाए 73वां संविधान संशोधन कब हुआ तो बताएंगे 1992 में। 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में हुआ है। ठीक है, और इसका उल्लेख जो है कहाँ है? संविधान के भाग 9 अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की बात करें 243 का से लेकर 68 तक इसका उल्लेख किया गया। किस अनुसूची की बात करें अगर, तो अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची है। ठीक है, 11वीं अनुसूची। इसमें जो है महिला आरक्षण की बात की। महिला आरक्षण कितना तो बताएंगे 33%। आयु सीमा की बात करें अगर, इसमें कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल यहाँ कितना है तो बताएंगे 5 वर्ष का कार्यकाल की बात की गई। इसमें जो है, इसमें ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात की गई है। सत्ता का विकेंद्रीकरण अर्थात हमारे जो है ये तीनों हो जाएंगे, अर्थात विकल्प कौन सा होगा? विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्र पंचायत जो होती है ये प्रखंड स्तर के लिए रहती है, प्रखंड स्तर। जिला पंचायत जो है ये जिला स्तर की बात करता है, स्तर की बात। और ग्राम पंचायत जो है ये ग्राम स्तर की बात करता है, ग्राम स्तर की बात करता है। ठीक है, क्लियर होगा ना? त्रिस्तरीय, किसकी? त्रिस्तरीय जो है विधान की बात कर रहा है, त्रिस्तरीय विधान की बात कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए हम लोग। प्रश्न संख्या 6। राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपए का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर अधिकतम आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान करने के लिए महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है। अर्थात यह कह रहा है यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसा अपराध करता है जिसके लिए उस पर 40 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और अगर वह जुर्माना नहीं भर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसको सजा का प्रावधान है, लेकिन कितने वर्ष या कितने माह की सजा का प्रावधान होगा तो बताएंगे जब रुपए 50 से कम में जो है अगर वो पैसे अदा नहीं कर पा रहा है तो 2 माह की सजा का प्रावधान है। और रुपए 50 से लेकर 100 रुपए का अगर जुर्माना लगाया गया है और वह इस जुर्माने की भरपाई नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे 6 माह, कितना भाई? 6 माह की सजा का प्रावधान किया गया है। ये आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे, यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि कि जो हमारा वायुमंडल है वो हमारे ऊपर जो है अपना प्रेशर बनाए रखता है, दबाव डालता है। बिल्कुल आप लोग भी जान रहे हैं दबाव डालता है, परंतु इसका हमें अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं हो पाता है? क्या इसका रीजन है? कारण क्या है? क्या हमारा रुधिर वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक है इसलिए अधिक दबाव डालता है, या फिर हमारी हड्डियां काफी मजबूत हैं और इस दबाव को सहन कर सकती? क्या यह विकल्प सही होगा? या फिर हम इसमें अभ्यस्त हैं यानी कि हमारा इसमें आदत बनी हुई है इसलिए नहीं महसूस होता, या फिर हमारे सिर का सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा है इसलिए? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो हम ये कहें कि जो वायुमंडल का जो दबाव है उसका हम लोग आभास इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो हमारा रक्तचाप है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो वायुमंडल के प्रेशर से थोड़ा सा अधिक है। ठीक है, अधिक है यानी कि दबाव जितना वायुमंडल दबाव हमारे ऊपर डालता है उससे ज्यादा हमारा रक्तचाप जो है दबाव डालता है, इसलिए हमको इसका एहसास नहीं होता, अर्थात विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो जब हम लोग पर्वत की चढ़ाई करते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं तो नाक से ब्लड आना ऐसी घटनाएं होने लगती हैं, तो इसका मतलब है कि ऊपर जाते समय जो है वायुमंडल का दबाव कम होता है जिससे ब्लड वगैरह बाहर निकलने लगता है। ठीक है ना? क्लियर है? उम्मीद करते हैं बेहतर आप लोगों ने समझ लिया होगा। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखें। प्रश्न संख्या 8। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है उनको बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट का मतलब है यदि कोई यहाँ पर व्यक्ति है और इस पर जो है यहाँ से फायर किया जाता है, ठीक है, ये बंदूक हम बना रहे हैं भाई, जैसी भी है मतलब नहीं है,
फायर किया जाता तो यहाँ से निकलने वाली गोली इस व्यक्ति को भेद नहीं पाती है। तो ऐसे इस किसके कारण, तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखता है इसलिए। तो ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है, तो क्या बताओगे आप लोग, क्या बताओगे भाई? क्या पॉलीकार्बोनेट्स का, क्या पॉलीएथिलीन का, पॉलीएमाइड का, या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड का, किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, ये आप लोग बताएं। हैं? तो क्या बताओगे कि इसमें जो है पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है एक और केवलर का भी, क्या केवलर का भी प्रयोग किया जाता है, केवलर का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है, केवलर किया जाता है। ठीक है, केवलर क्या है, तो केवलर क्या बताओगे, क्या पैरा अरेमिड, पैरा अरे सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, केवलर क्या है, पैरा अरेमिड सिंथेटिक फाइबर है, इसका भी प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं आपने बेहतर समझा होगा। चलें अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं है की जब बात करें तो इसको आप जरूर ध्यान रखें। जो नहीं है कि कंडीशंस होती है, कई बार हम लोगों को जो है संशय में डाल देती है और प्रश्न हम लोग है में प्रश्न का उत्तर देते हैं तो गलत हो जाता है। तो ध्यान रखें कौन सा, क्या गुलबर्गा जामा मस्जिद, जो जामा मस्जिद है क्या गुलबर्गा में है, मालवा में क्या जहाज महल है, जौनपुर में क्या अटाला मस्जिद है, या फिर अजमेर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कौन सा इनमें विकल्प गलत होगा? तो हम ये बताए हैं कि ये कहें कि जो जामा मस्जिद है वो गुलबर्गा में है, अर्थात ये सही है। जहाज महल ये मालवा में है, ये भी सही है। और अटाला मस्जिद ये जौनपुर में है, ये भी सही है। तो गलत क्या है, कहेंगे विकल्प डी है। कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है ये कहाँ है दोस्तों, तो ये अजमेर में नहीं है, कहाँ है, तो बताएंगे ये जो है दिल्ली में है। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। अगर आपसे पूछा जाए कुव्वत उल इस्लाम, क्योंकि अब इससे जुड़ते हुए प्रश्न या इससे लगे हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कब हुआ, तो बताएंगे 1192 से लेकर 1198 के बीच में जो है इसका निर्माण करा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, तो बताएंगे भारत में दिल्ली सल्तनत का जो एक पहला वंश है जिसे गुलाम वंश जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है। कौन है भाई, गुलाम वंश का संस्थापक है। यह किसका गुलाम था, तो बताएंगे मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसी ने जो है भारत में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की। किसकी, गुलाम वंश का, तो बताएंगे 1206 में इसकी स्थापना इसने की थी। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी यहाँ भारत में आया, कब आया, 1191 में जो है आता है और यहाँ लड़ता है, युद्ध लड़ता है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें जो है ये मोहम्मद गोरी हार जाता है। पृथ्वीराज चौहान इसे छोड़ देता है। फिर क्या होता है, फिर से यह पुनः युद्ध करता है, पुनः आक्रमण करता है 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में, जिसमें जो है ये क्या, इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और ये उसकी आंखें फोड़ देता है। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया होगा। इसे गुलाम वंश को ममलूक वंश भी जानते हैं, यानी कि गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। बाकी जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करेंगे तो बहुत विस्तार से इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखें हम लोग। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बसा, क्या शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, क्या शेख सलीम चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, या शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इनमें से कौन ऐसे संत थे जो सबसे पहले अजमेर में बसे थे, तो क्या बताएंगे यहाँ पर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये सर्वप्रथम जो है अजमेर में बसे थे। ठीक है, इन्हीं की यहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है यही दरगाह है,
दरगाह भी है। कहाँ? अजमेर में ही शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिसे ख्वाजा ख्वाजा साहब के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा साहब के नाम से भी जाना जाता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये मोहम्मद गोरी के साथ में 1191 ईस्वी लिखेंगे यहाँ पर, ईस्वी 1191 ईस्वी में भारत आए थे और यहीं बस गए। ठीक है, 1191 में इन्होंने यहीं जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, स्थापना की किसने? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। क्लियर है ना? बेहतर समझ में आ रहा है? ये जो विस्तृत पढ़ने का अध्ययन होता है, व्याख्यात्मक रूप से पढ़ने का जो फायदा होता है वो यहाँ फायदा मिलता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और उन्हीं के साथ में मोइनुद्दीन चिश्ती भी आए। तो हम लोग जब व्याख्या रूप में पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें हमको कवर हो जाती हैं। अभी मान लो ये प्रश्न ना आता, ये पूछ देता कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत में आए या कब आए, तो कैसे करते, या फिर जो है चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो फिर ऐसे में दिक्कत होगी। तो इसलिए इनको जो है स्पष्ट तरीके से व्याख्यात्मक रूप से पढ़ते हुए जरूरी है। कहीं से भी आप लोग पढ़ें, जो भी आप लोग घर पे अध्ययन कर रहे हैं तो व्याख्या उनकी जरूर देखें प्रश्नों की, इतना आप लोग मान लें तो बहुत फायदा मिलेगा। चले आगे देखें हम लोग। प्रश्न संख्या 11, एक गांव तब ग्रामदान घोषित होता है जब कम से कम ... प्रतिशत भूमि के ... प्रतिशत निवासियों के लिखित रूप में उनकी मंजूरी दर्शाई जाए। कितने प्रतिशत भूमि दे और कितने प्रतिशत लोग वहां पर हस्ताक्षर करें, तब जाके वह गांव ग्रामदान बनेगा। तो इसमें क्या है, इसमें होगा 51% भूमि जब वहां पर दान की जाए, साथ ही साथ 75% लोग जब वहां पर अपने हस्ताक्षर कर दें, 75% लोग जब अपने हस्ताक्षर करेंगे तो जो है इसको ग्रामदान माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। क्लियर है ना? चल प्रश्न संख्या 12 देखो भाई, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा करने वाला राज्य। आप उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा किस राज्य में होती है, यह प्रश्न पूछा गया है। क्या उड़ीसा में होती है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर आसाम से? तो क्या बताएंगे, क्या बताओगे? कहेंगे उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है वो सबसे ज्यादा वर्षा तमिलनाडु में होती है, ठीक है। कितनी वर्षा होती है तो बच्चा बताएं, 50 से 60% वर्षा जो है तमिलनाडु में अकेले होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी मानसून। क्लियर? या जैसे जो है बंगाल की खाड़ी से मानसून उठा, मान लेते हैं इस तरीके से हम लोग इंडिया की बात करें, बहुत अच्छा तो नहीं बना पाता हूं मेरे भाई, लेकिन फिर भी आप लोग इसको सपोज करें दैट दिस इज आवर कंट्री और हमारा कंट्री है तो अच्छा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ तो हिमालयी रेंज है, यहाँ जो ऊपर जो है हिमालय रेंज आप सभी लोग जानते हैं, बंगाल की खाड़ी से उठता है मानसून और ये इस तरीके से चलता हुआ और यहाँ टकराता है, कहाँ? तो हिमालयी पर्वत रेंज से टकरा के और वापस जाता है, इस तरीके से वापस आता है और यहाँ जो है फिर तमिलनाडु में वर्षा करता है। तो आप देखें कि ये इस तरीके से उठ के और ये क्या कर रहा है, ये वापस जा रहा है समुद्र की ओर, फिर से हवाएं जा रही है, यानी कि तो इसे हम क्या कह सकते हैं, लौटता हुआ मानसून भी कह सकते हैं, लौटता हुआ मानसून अर्थात मानसून। अब देखो आपसे जो है मानसून, आपको विस्तार का फायदा मिलेगा। प्रश्न ये ना बनता अगर ये कहता लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तो आप क्या बताते हैं? तो दिक्कत होगी ना, पॉइंट टू पॉइंट रटेंगे कितना, चीजों को समझे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो भी आपका प्रश्न क्या बनेगा, उत्तर बन जाएगा तमिलनाडु, लौटते हुए मानसून, ठीक है, क्लियर है ना। लौटता हुआ मानसून, लौटते हुए मानसून में जो है भारत में शुरुआत कब होती है, इसकी शुरुआत जो है, शुरुआत की बात करें अगर लौटता हुआ मानसून की शुरुआत कब से होती है, तो सितंबर से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, ये लौटता हुआ माना जाता है, ठीक है। क्यों, तो बताएंगे मानसून लौटता हुआ क्यों माना जाता है, सूर्य के दक्षिणायन, सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण, दक्षिणायन
दक्षिणायन होने के कारण जो है, होने के कारण, ठीक है ना। इस समय सूर्य दक्षिणायन होता है, तो यहाँ जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं बंगाल की खाड़ी में और यहाँ से मानसून उठता है और सीधे जो है हिमालय से टकराता हुआ वापस चला आता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ यहाँ तक बात समझ में आ गई। यही इसको जो है आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है, आम्र वर्षा। क्लियर, आम्र वर्षा। आम्र वर्षा क्यों, यहाँ जो है ये आम की जो है फसल के लिए काफी फायदा देता है, इसलिए इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें, प्रश्न संख्या 13, भुगतान संतुलन में निहित होता है कि जो भुगतान संतुलन होता है, तो इसका अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए या शॉर्ट फॉर्म बीओपी दे दिया जाए तो आप क्या इसको, बीओपी दिया जाए तो आप क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इसको कहेंगे, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इसको कहेंगे। तो इसमें क्या शामिल होता है, तो इसमें ऋण अदायगी, अदृश्य व्यापार, दृश्य व्यापार सभी शामिल होते हैं। तो क्या कहेंगे, भुगतान संतुलन इन सभी के द्वारा ही होता है कि हम अपने भुगतान जो है संतुलन, भुगतान के संतुलन को कैसे बनाए, ऋण अदायगी भी करें, अदृश्य व्यापार भी सही से हो और दृश्य व्यापार भी ठीक ठाक होए, तो उसी को कहेंगे भुगतान संतुलन। प्रश्न संख्या 14 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण। खिलाड़ियों में पैर की बीमारी की निम्न में से कौन सी वजह, कि कह रहा खिलाड़ियों में जो पैर की बीमारी होती है उसकी वजह क्या है, तो पैर की बीमारी को क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एथलीट फुट रोग, एथलीट फुट रोग बोलते हैं, एथलीट फुट रोग बोलते हैं। क्यों होता है, पैरों में कारण है ये भाई, ये जो है कारण है क्यों होती है एथलीट फुट, कारण है पैरों में अधिक पसीना आना तथा टाइट जूते पहनने के कारण, जूते पहनना ये इसका कारण बनता है। जूते पहनने के कारण जो है ट्राइकोफाइटन वंश के कवक द्वारा यह रोग होता है। तो इसे क्या कहेंगे, एथलीट फुट को ही कहेंगे कवक जनित रोग कहते हैं। इसी को जो है ट्राइकोफाइटन रोग भी जाना जाता है, या इसकी वजह है ट्राइकोफाइटन वंश का जो कवक है ये उसकी वजह बनता है, इसीलिए जो है ये ट्राइकोफाइटन रोग भी कहा जाता है। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा, है ना। बाकी आप लोग जो है पिछले वीडियो में भी व्यूज वगैरह बहुत ज्यादा नहीं आते रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करते रहिए भाई, और सब्सक्राइब तो आप बनता है, सब्सक्राइब तो आप लोगों से बनता है ना, इतना तो आप कर सकते हैं। अगर बहुत इच्छा करें तो जरूर कर दें, हमारी तो हार्दिक इच्छा है कि आप लोग सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो शेयर करके जाएं। क्या ही लगता है भाई, मेरे कुछ नहीं होता है, लेकिन आप लोग करते रहिए, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखें, भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई वह था, कि भारत में जो है उदार औद्योगिक नीति को कब अपनाया गया था यह आपको बताना है। तो कब अपनाई गई, 1956, 1948, 1985 या फिर 1991। तो क्या बताएंगे कि 1991, ठीक है। भारत में जो है उदार औद्योगिक नीति कब अपनाई गई, 1991 में, ठीक है। उदारीकरण इसे कहा गया है, उदारीकरण। इस समय जो है उदारीकरण आर्थिक सुधारों के लिए, उदार औद्योगिक नीति क्यों आई, तो बताएंगे आर्थिक सुधार के लिए जो है औद्योगिक नीति अपनाई गई, जिसे एलपीजी कहा गया, एलपीजी, जिसमें एल का जो है एल जो है इसको कहा लिबराइजेशन, ठीक है। फिर प्राइवेटाइजेशन और अगले को कहा गया ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। एलपीजी का ये फुल फॉर्म है,
लिबराइजेशन माने उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन माने निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन माने वैश्वीकरण 1991 में। इस समय जो है कौन थे वित्त मंत्री, पूछा गया है कई बार, यूपीपी में भी पूछा गया, वित्त मंत्री कौन थे तो बताएंगे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह द्वारा ही ये जो है शुरुआत किया गया। इस समय जो है सरकार किसकी थी, सरकार किसकी थी तो नरसिंह राव की थी। किसकी थी, नरसिंह राव। यहाँ पर लगभग 18 से 20 जो है 18 से 20 कंपनियों को छोड़कर बाकी सभी को जो है सभी को क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया कि इनको जो है किसी भी प्रकार से लाइसेंस की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपसे इसकी डेट पूछ दी जाए उदारीकरण तो 24 जुलाई 1991 याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, 24 जुलाई 1991 औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया गया। क्लियर है ना। प्रश्न संख्या 16 मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्माता कौन है, क्या वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, आरबीआई या फिर सेबी है। तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्माता कौन है या कौन निर्माण करता है, कौन इनका जो है संतुलन बनाए रखता है, तो क्या बताओगे, कहेंगे इसका संतुलन जो है आरबीआई बनाए रखता है। ठीक है, मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, आरबीआई की अगर आपसे स्थापना पूछी जाए, आरबीआई की स्थापना, भारतीय आरबीआई का फुल फॉर्म क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना बताओगे तो 1 अप्रैल 1935। कौन, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी तो बताएंगे कोलकाता। स्थापना कहाँ हुई थी तो इसकी स्थापना जो है कोलकाता में हुई थी, परंतु इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, मुख्यालय आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है तो कहाँ बताओगे, मुख्यालय तो बताओगे मुंबई। कहाँ है भाई, मुंबई में है। कब से है, 1937 से। ठीक है, मुंबई जो है ये क्या है, भारत की आर्थिक राजधानी भी है। मुंबई क्या है, आर्थिक राजधानी, भारत की जो है क्या है मेरे दोस्तों, आर्थिक राजधानी भी इसे कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल। ठीक है, ठीक, वैज्ञानिक राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है, वैज्ञानिक राजधानी बेंगलुरु। और वैसे तो भारत है ही, सभी लोग जानते हो आप लोग, है ना। ठीक है, आगे चले हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए, प्रश्न संख्या 17, सुप्रीम कोर्ट ने किस कंपनी के खिलाफ उसकी एक कैंसर की दवा की पेटेंट याचिका खारिज करते हुए फैसला दिया, जिसमें जीवन के लिए, खतरनाक बीमारियों के लिए सस्ती दवाओं की उपलब्धता को बल मिले। इन्होंने ऐसा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने, एक कंपनी है उसने अपने दवा के पेटेंट के लिए अप्लाई किया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उस कंपनी के पेटेंट को खारिज कर दिया। क्योंकि जिससे सभी लोगों को सुलभ, आसानी से और सस्ती दवाएं मिल सके। क्योंकि अगर किसी दवा का पेटेंट एक कंपनी के पास होगा तो वह दवा दूसरी कंपनी नहीं बना सकती, और ऐसे में क्या होगा कि जो उसकी कीमत है वो कीमत में उछाल आएगा। क्योंकि पेटेंट एक कंपनी के पास है, निर्माण भी वही कर रही है, तो फिर क्या होगा, महंगाई होगी। इसलिए लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है इन्होंने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। किसकी, कौन सी कंपनी है तो बताओगे, नोवार्टिस कंपनी। किस कंपनी की याचिका को खारिज किया गया, नोवार्टिस कंपनी की याचिका को खारिज किया। नोवार्टिस कंपनी है कहां की तो बताओगे, ये स्विट्जरलैंड की है। कहां की है भाई, स्विट्जरलैंड की यह कंपनी है, स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय कहां है, मुख्यालय कहां है दोस्त, किसका, नोवार्टिस का। ठीक है, नोवार्टिस का मुख्यालय कहां है, बेसेल में। कहां है, बेसेल में। अगर इस नोवार्टिस कंपनी की स्थापना आपसे पूछी जाए तो नोवार्टिस की स्थापना की बात करें
स्थापना तो बताओगे 1996। ठीक है, नोवार्टिस कंपनी की स्थापना 1996। सन फार्मा की बात करें अगर सन फार्मा की, तो ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है कंपनी। ठीक है, दवा कंपनी है भाई दोस्त, याद रखना है, दवा कंपनी। और विश्व में चौथा स्थान, विश्व की चौथी बड़ी कंपनी है। ठीक है, कौन? सन फार्मा। इसकी स्थापना की बात करें, सन फार्मा जो दवा कंपनी है, इसकी स्थापना 1983 में। कहा? कब? 1983 में। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई है। क्या है? मुंबई है। सिप्ला इंडिया भी एक दवा कंपनी है, सिप्ला इंडिया भी एक दवा कंपनी है जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ये भी कहाँ है तो बताओगे, यह भी मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। कौन? सिप्ला। सन फार्मा का भी मुंबई, लेकिन ये 1983 में स्थापित होती है। क्लियर है ना? चले अगला प्रश्न देखें, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्हें आशा कहा गया है के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? जो आशा हैं इनके कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो क्या बताओगे? स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना। हाँ बिल्कुल सही बात, यह कार्य है आशा लोगों का। इसके अलावा ही गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना, बिल्कुल यह भी कार्य शामिल है। पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना, यह भी सही है। बच्चे का प्रसव कराना, यह गलत है। बच्चे का प्रसव जो है आशा के द्वारा नहीं होता है, इनको प्रसव के लिए चिकित्सालय लेकर जाना और प्रसव जो है वो डॉक्टर या नर्स के द्वारा कराया जाएगा। तो हमारे विकल्प 1, 2, 3 सही है, अर्थात कौन सा सही होगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, पहला विकल्प सही हो जाएगा, तो इसका विकल्प ए सही होगा। बाकी और भी चीजें आपसे पूछी जाए, अगर आशा का फुल फॉर्म पूछा जाए, तो क्या बताओगे? एक्रेडिटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट कहा जाता है। ठीक है, एक्टिविस्ट आशा का ये फुल फॉर्म रहेगा। इसकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत की बात की जाए, इसकी शुरुआत सन 2005-2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य स्वयंसेवी कार्यक्रम, इसको लिख देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य स्वयंसेवी कार्यक्रम है। ये भी आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। चलें अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न संख्या 19 देखें। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? कौन सी जनजाति है जिनकी संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है? क्या होगा? धुरिया, सहरिया, थारू या बनरावत? कौन सी जनजाति है जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है यूपी में? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? यहाँ बताएंगे थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। यह जो है तराई क्षेत्र में, यानी कि उत्तराखंड, यूपी एवं बिहार तक इसका विस्तार है। ठीक है, किसका? थारू जनजाति का। थारू जनजाति खासकर जो है जैसे लखीमपुर, गोंडा, श्रावस्ती, गोरखपुर आदि, महाराजगंज आदि जिलों में बहुतायत में पाई जाती है। इसका मुख्य जो है जीवन जो है किस पर आधारित है? कृषि एवं पशुपालन जो है इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, आजीविका का मुख्य स्रोत भी यही माना जाता है। क्लियर है ना? चलें आगे चले भाई। प्रश्न संख्या 20 और आज का अपना अंतिम प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 आज का अंतिम प्रश्न है। कह रहा है सांकेतिक भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यह आपको बताना है कि सांकेतिक भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्या 23 सितंबर होगा, 20 सितंबर, 28 सितंबर या फिर 24 सितंबर होगा?
कौन सा होगा दिन, यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। तो क्या बताएंगे कि यह जो है 23 सितंबर को मनाया जाता है। सांकेतिक भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें, अगर शुरुआत की बात करें या प्रारंभ, इसका जो है प्रारंभ कब से हुआ, प्रारंभ कब से हुआ, तो बताओगे यह पहली बार 23 सितंबर 2019 को पहली बार मनाया गया था। घोषणा, इसको मनाने की घोषणा किसने की? तो क्या बताओगे? घोषणा कि जो है इस वर्ष को सांकेतिक भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाए, यह घोषणा किसने की? तो क्या बताओगे? संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की। कब? दिसंबर 2017 में इसकी घोषणा की कि संयुक्त जो है अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाए। ठीक है, मनाने की घोषणा की। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई। इसका विषय क्या था, अगर आप बताएं, इसका विषय पूछा जाए तो सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार। ठीक है, सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार, ये इसका जो है विषय था। उद्देश्य क्या है कि सभी लोगों तक जो है भाषा की पहुंच या सामाजिक एकता की पहुंच हो। जैसे बहुत से लोग जो है बोल नहीं पाते हैं, कुछ लोग देख नहीं पाते और कुछ लोग सुन नहीं पाते हैं, तो सभी की पहुंच तक, भाषा की पहुंच को सफल करने के लिए जो है सांकेतिक भाषा की शुरुआत की गई है। तो देखा आप लोगों ने, ये हम लोगों ने जो है ये सेशन कंप्लीट कर लिया है, और आप लोगों ने यहाँ तक आप लोग आए हैं तो आप लोगों ने वास्तव में देखा है कि किस तरीके से हमने इस सेशन को कंप्लीट किया है। कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे हम लोगों ने कितने क्वेश्चन का अध्ययन किया है। तो लगभग में हम लोगों ने मान के चलिए कि एक प्रश्न में लगभग से 5 से 7 क्वेश्चन देखें, तो अगर देखा जाए, एवरेज देखा जाए, तो हम लोग 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके होंगे। देखिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना मायने नहीं रखता, मैंने रखता कि आप बेहतर कंटेंट पढ़े। ठीक है, बेहतर कंटेंट, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए एकदम टॉप कंटेंट लेकर आऊं, जो बहुत बेहतर हो, आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो, परीक्षाओं में एकदम फंस जाए। ठीक है, बाकी आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताएं कि सेशन कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो हम कुछ भी अगर ऐसा लगेगा तो सुधार की आवश्यकता होगी तो जरूर करेंगे। और आप लोग बहुत ही बेहतर अध्ययन करके जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। और बाकी आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा कीमती समय दें, वीडियो देखें आप लोग बेहतर तरीके से, कंटेंट को आप लोग नोट करते रहा करें, और जो है बाकी वीडियो जो है शेयर करते रहें, और सब्सक्राइब आप लोग बनता है आप लोगों से, अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो आप लोग करते हैं, बेहतर है, मेरी तो यही इच्छा है। ठीक, चलो आज इसको इतना ही रखेंगे, है ना, प्लीज। ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय।